हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग चैप्टर बैंकिंग, जो कि मनी और बैंकिंग मैंने पहले बता रखा कि मनी और बैंकिंग दोनों सेम यूनिट है, लेकिन मनी का मैंने वीडियो अलग बना रखा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा बच्चों, क्या होता है बैंक। बैंक ने आपने देखा ही होगा अपने शहरों में SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपके 500 के नोट में, 200 के नोट में, 100 के नोट में, 20 के नोट में, 10 के नोट में लिखा रहता ना बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो है RBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारे शहरों में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, बहुत सारे तमाम बैंक जो आपके शहरों में है वो है कॉमर्शियल बैंक। वो हमारे शहरों में क्यों है कॉमर्शियल बैंक, क्यों है? RBI मेरे शहर में क्यों नहीं है, कभी सोचा आपने? क्योंकि RBI का कोई रोल पब्लिक से नहीं, वो पब्लिक से है रोल, इनडायरेक्टली नहीं है। पब्लिक का ना तो वो पैसा जमा करती है, ना पब्लिक को लोन देती है। लेकिन पब्लिक को लोन कौन देता है, पब्लिक का पैसा कौन जमा करता है बच्चा? कॉमर्शियल बैंक। इसीलिए हमारे बीच, हमारे मार्केट में SBI उपस्थित है, PNB उपस्थित है, बाकी जितने भी बैंक है, एक्सिस बैंक, HDFC, ये सारे हमारे आसपास आपको दिख जाते हैं। कौन सा बैंक बच्चा? कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं उसको। तो बैंकिंग सिस्टम में दो टाइप की बैंक होती है, एक सेंट्रल बैंक और एक होता है कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। फिलहाल कॉमर्शियल बैंक को थोड़ा सा स्किप करेंगे, इसको हम लोग थोड़े से बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। अच्छा एक बात बताओ, आपके शहरों में जितने भी बैंक है, SBI हो, HDFC हो, PNB हो, लगभग सबके जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगभग सेम ही है कि नहीं? जो इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, इंटरेस्ट अलाउ करना होता है, ये जो इंटरेस्ट लेती है, इंटरेस्ट देती है, या बैंक सर्विसेज का जो चार्जेस काटती है, लगभग सेम है, सेम। ऐसा तो नहीं है ना कि ये इंटरेस्ट आपसे मांग रही है लोन पे 20% का, ये कह रहा ना भैया आप मेरे पास हो, मैं 5% में दूंगा, ये कह रहा ना मैं 50% में दूंगा। इतना वास्ट डिफरेंस तो नहीं। क्यों भैया? क्योंकि इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाला उनका बाप है। कौन? सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया का कौन है? RBI। इंडिया में कौन है सेंट्रल बैंक? जिसका नाम क्या है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री के अपने अपने सेंट्रल बैंक होते हैं। ठीक, सेंट्रल बैंक पब्लिक से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती है। पब्लिक से डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन आता है? कॉमर्शियल बैंक। फिलहाल हम आज सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, नियम कानून बताता है, और कॉमर्शियल बैंक RBI के बिना कुछ नहीं कर सकता, इतना जान लीजिए। यानी RBI कहीं ना कहीं उनका बाप है। किसका? कॉमर्शियल बैंक का। ठीक है। द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक। ये क्या है? एपेक्स बैंक। डेट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम को यही कंट्रोल करता है। ठीक है। इट इज अ सोल एजेंसी। ये एक लौता एजेंसी है सेंट्रल बैंक जो पैसा इशू करता है। क्या करता है? नोट, करेंसी इशू करता है। कमर्शियल बैंक कभी भी नोट, करेंसी इशू नहीं करती है। हाँ, सप्लायर्स में तो उनका नाम भी आता है कि मनी सप्लायर कौन कौन है, तो मनी सप्लायर में नाम आ जाता है कमर्शियल बैंक का। लेकिन मनी एक्चुअली वो कभी भी सप्लाई नहीं करती है, मनी एक्चुअली वो क्रिएट करती है। क्या करती है? क्रिएशन ऑफ मनी। वो हम बाद में पढ़ेंगे जब कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़े तो सेंट्रल बैंक की तारीफें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। तो सेंट्रल बैंक एक सोल एजेंसी है, बस एक अकेला एजेंसी है जो नोट इशू करता है एंड सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई क्या होता है बच्चा? चैप्टर नंबर 5 में मनी में पढ़ाया था। क्या होता है मनी सप्लाई? मनी सप्लाई का मतलब ये मत सोचना कि पैसा बहता है, ये मत सोचना। बहुत बच्चों को लगता है ना मनी सप्लाई पैसा बह रहा है, चलो चलो पकड़ ले, ऐसा कुछ नहीं है। मनी सप्लाई का मतलब एट द टाइम पीरियड कितना पैसा है, स्टॉक, मनी ऑफ स्टॉक ऑफ मनी, कितना पैसा एट ए टाइम पीपल्स के पास है एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ज़्यादा पैसा है, कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है तो भी आ रही है वही नहीं, ज़्यादा पैसा है दिक्कत हो जाएगा। मनी सप्लाई सबके पास ज़्यादा है। मान लो इंडिया में मनी सप्लाई सब ज़्यादा है। मनी सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगा कि नहीं बच्चा? ना भाई, हम तो छोटा मोटा चीज़ नहीं खरीदेंगे। हम ऑडी, BMW, iPhone 17 Pro, 15 Pro, 16 Pro, जो भी प्रो है, मैक्स प्रो,
अल्ट्रा प्रो खरीदेंगे, ठीक है। मुझे आईफोन का नॉलेज नहीं है, वो थोड़ा सा मॉडल्स पे आप लोग मत जाइएगा, मॉडल का नाम मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। फिलहाल यहाँ जानिए कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, मतलब स्टॉक ऑफ मनी पीपल्स के पास बहुत ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है यानी पैसा ज़्यादा है, मतलब कंट्री में डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड तो जरूर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब प्रोडक्शन उतना तो कर नहीं पा रही कंपनी, उतना सप्लाई कर नहीं पा, सप्लाई ज़्यादा है अगर, इसका मतलब मनी भी ज़्यादा है। जब पीपल्स के पास पैसा ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा करेगा, और जहाँ ज़्यादा डिमांड हुआ उतना फुलफिलमेंट नहीं हो रहा डिमांड, और जब डिमांड फुलफिलमेंट नहीं हो रहा मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, सप्लाई नहीं हो पा रहा, इसका मतलब चीज़ों की प्राइस बढ़ने लग जाएगी। प्राइस बढ़ने का मतलब पक्का है कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? इन्फ्लेशन, ठीक है। ये मनी सप्लाई, अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, डिफ्लेशन आ रहा है यानी पैसे की कीमत गिर रही है चीज़ों की, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारा कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तीन चीज़ पढ़ा हमने कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक, वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो एक लोता एजेंसी है जो पैसे को सप्लाई करता है, पैसा चाहिए RBI के पास चले जाओ, ठीक, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल। और साथ ही साथ इट सर्व एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का खाता कहाँ है? RBI के पास। गवर्नमेंट के बिहाफ में वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता है, सिक्योरिटीज को खरीदता है, कौन? RBI, ठीक। एंड मैनेज फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है बच्चा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है भाई? US डॉलर इंडिया में है ना, आपको आज US डॉलर में कन्वर्ट करना हो तो इंडियन रुपीज़ ले जाइए किसी भी उसमें मनी एक्सचेंज में और कन्वर्ट कर लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज है। बांग्लादेश का पैसा है, नेपाली रुपीज़ है, चाइना का है, जापान का येन है, सारे पैसे इंडिया में है, सारे फॉरेन एक्सचेंज। जो ये विदेशी पैसे मुद्रा जो इंडिया में है इसको हम बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये पैसे को कौन रेगुलेट करता है? ये पैसे को भी रेगुलेट करता है RBI। कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये तो बार बार बात हो चुकी है, ठीक है, बात समझा। अब चलते हैं कि रोल ऑफ RBI क्या है, क्या रोल है। पहली बात तो मोनोपोली राइट है उसके पास नोट इशू करने का। उसके बाद मनी सप्लाई को क्या करता है? वो एक्सरसाइज करता है, मनी सप्लाई कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है। ये कब बढ़ाता है कब घटाता है इसके ऊपर हम लोग चलेंगे, चर्चा होगी, चिंता ना करिए, चर्चा होगी, ठीक है। Owing to सेंट्रल चेक ऑन मनी सप्लाई इट कैन कन्वर्टली इंक्रीज, वही बात है, मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है, मनी सप्लाई को डिक्रीज भी कर सकता है, ताकि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को, उस सारे सिचुएशन को हम क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। इन्फ्लेशन है तो बढ़ाएंगे घटाएंगे, डिफ्लेशन है तो बढ़ाएंगे या मनी सप्लाई को घटाएंगे, इस सारे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ये RBI का रोल है, ठीक है बच्चा, रोल है। अब आते हैं RBI के फंक्शन पे। इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करने वाला, बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक RBI है, RBI ही गवर्नमेंट के बिहाफ में सारा काम करता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, ये जितने बैंक है, बैंकर्स बैंक मतलब जितने कमर्शियल बैंक है उनका बैंक यही है, उनका बाप है ये, उनका सुपरवाइजर है ये जो बोलेगा वही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट, लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट का मतलब कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा खत्म, पैसा नहीं बचा SBI के पास, PNB के पास, वो अपने सारे मित्र मंडली से पैसा मांग लिया, कोई उसको देने को तैयार नहीं है, यानी डूबते को तिनके का सहारा बनता है RBI, बस कमर्शियल बैंक वालों के लिए, हमारे लिए नहीं, कमर्शियल बैंक वालों के। कमर्शियल बैंक वालों को कैसे नहीं मिला, सीधे लास्ट में किसके पास पहुंचेंगे? RBI के पास, भैया पापा पैसा दे दो, ठीक है। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अपने कस्टडी में रखता है फॉरेन एक्सचेंज को, कस्टडी पुलिस कस्टडी हो रहा है, आपने सुना था ना, यानी अपने निगरानी, फॉरेन एक्सचेंज को वो अपने निगरानी में रखता है, ठीक है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन इसके ऊपर भी चलेंगे। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब यह है, सिंपल भाषा में समझिए, कि मान लो दो बैंक है, SBI, HDFC, और यहां पड़ा है हमारा RBI। कौन पड़ा है? RBI, ठीक। मेरा बैंक अकाउंट इसमें है, मिस्टर A, इसका बैंक अकाउंट इसमें है, और मिस्टर B का बैंक अकाउंट इसमें है, ये पब्लिक है। SBI का, HDFC का, इन सबका जितना कॉमर्शियल बैंक है सबका खाता किसके पास है? RBI के पास। SBI का भी खाता है, HDFC का भी खाता है, क्योंकि वो बैंकर को बैंक है, बैंकर्स का बैंक है,
तो इनका कुछ पैसा उनके पास जमा रहता है। जैसे हमारा पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा है तो कमर्शियल के बैंक का कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा है, ठीक है। ये बैंक का बाप है, ठीक ठीक। अब मालूम मैं ए हूँ, मुझे पेमेंट करना है किसको, बी को, तो भैया अब उसका जो है बैंक है उसके हिसाब से तो मैं कर नहीं सकता। मेरे पास तो एसबीआई है, तो मैं एसबीआई का ही चेक दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। मैंने एसबीआई का चेक दे दिया किसको, मिस्टर बी को, इसको मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी के पास एचडीएफसी बैंक है, तो अपने एचडीएफसी बैंक में क्या कर रहा है, अपना एसबीआई का चेक दे दे रहा है। लो भैया चेक लो 10,000 रुपये का, कितने का, 10,000 का। एचडीएफसी ना, हाँ वहाँ ना, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। एचडीएफसी बैंक उसको 10,000 रुपये दे देगा। क्या कर देगा, उसको 10,000 रुपया दे देगा। लो भैया 10,000 बोलो, घर जाओ, ठीक। अब एचडीएफसी क्या एसबीआई के पास जाएगा दौड़ते हुए, भैया तुम्हारा चेक आया था, मुझे पैसा दो, कैश दो ना। आरबीआई ने साफ मना कर रखा है कि अपने बीच में आप कैश ट्रांजैक्शन मत करिए, क्योंकि अगर आप लोग कैश ट्रांजैक्शन करने के लगे तो कैश रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। अब कैश रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आपने पढ़ा था ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो मनी सप्लाई रुक जाएगा। मान लो 100 रुपया है और 100 रुपये में इन्हीं के कैश रिक्वायरमेंट 50 रुपया हो गई, तो इकोनॉमी में कितना रुपया घूम रहा है, 50 रुपया। कम हुआ कि नहीं हुआ, पब्लिक इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आरबीआई साहब बोलता है कि आपस में कैश ट्रांजैक्शन मत करो, ठीक। कैश ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग कैश ट्रांजैक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं कैश रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, और जब तुम्हारी कैश रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो इकोनॉमी में जो कैश फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा। बात समझ में? आरबीआई कहती है कि ऐसा है, मेरे पास इसका भी खाता है, इसका भी खाता है, करना क्या है, तुमको 10,000 चाहिए ना, मैं एसबीआई खाते से 10,000 काट रहा हूँ और तुम्हारे अकाउंट में डाल रहा हूँ, बस आरबीआई कर देंगे। ये है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। बतिया समझ में आया? चलो अब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पहले हम लोग पढ़ चुके थे। इशूर ऑफ करेंसी, आरबीआई इन इंडिया हैज़ द मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग करेंसी, यही इशू करता है करेंसी। दिस इज कॉल्ड करेंसी ऑथोरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। द करेंसी नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब कितना भी पेमेंट कर सकते हैं। जो हम मनी वाले चैप्टर पढ़ाया था, जो कॉइन्स होते हैं, क्या होता है, सिक्के, कॉइन्स, ये आता है आपका लीगल टेंडर में, लीगल टेंडर में, सॉरी लिमिटेड लीगल टेंडर में। मतलब ये आप कुछ ही, इससे कॉइन से आप कुछ ही पेमेंट कर सकते हैं। जैसे सारा कॉइन ले लो तो उससे आप 1,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं। कितने का, 1,000 तक का। अगर 50 पैसे का आप कॉइन ले रहे हैं तो उससे बस आप 10 रुपये तक का ही पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल 50 पैसा तो हट चुका है, तो जितने कॉइन से आप पेमेंट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, बस 1,000 रुपीज़ तक। लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब करेंसीज, नोट्स, ठीक, वही 100 रुपये का, 50 रुपये का, 20 रुपये का, 500 का, आप उसे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। बैंक का टू द गवर्नमेंट, दूसरा फंक्शन, ये गवर्नमेंट का बैंक है। सेंट्रल बैंक ना बैंकर है, एजेंट भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। वो बैंक की तरह भी काम करता है, सेंट्रल बैंक की एजेंट की तरह भी काम करता है, और वो फाइनेंशियल एडवाइजर भी है गवर्नमेंट के लिए। क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर, एडवाइस देता है, भैया ऐसा कीजिए देश में तो दिक्कत नहीं आएगी, डीमोनेटाइजेशन कर दीजिए, क्योंकि करेंसी सब लोग अपने घर पे बस रखे हुए हैं, सबके घर पे, सबके चादर के नीचे पैसा रखा हुआ है, पैसा इकोनॉमी है ही नहीं, मतलब कैश घूम ही नहीं रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ कैश हो ही नहीं रहा है, और सारा पैसा क्या हो गया, डंप हो गया, सबने रख लिया है। डीमोनेटाइजेशन कीजिए। दूसरा रीजन उनका डीमोनेटाइजेशन का था कि ऐसा है, सब टेररिस्ट ग्रुप वालों ने फेक करेंसी बना रखा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा। 1,000 के, अगर 1,000 का नोट है, 1,000 का टोटल करेंसी जिसमें 100 का नोट है, तो उस 100 के नोट में, 100 के नोट में कम से कम एक नोट या 2 नोट तो नकली ही था। तो आरबीआई बोलती है ऐसा है कि डीमोनेटाइजेशन कर दीजिए। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अकाउंट मैनेज करता है एजेंट की तरह, गवर्नमेंट के एजेंट की तरह। गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज इसको गवर्नमेंट के बिहाफ में खरीदता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में बेचता है। गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज जैसे कि ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, वो बेचता है, वापस खरीदता है। कौन, आरबीआई, गवर्नमेंट के बिहाफ में। एडवाइजर की तरह वो कुछ पॉलिसीज बनाता है ताकि मनी मार्केट में रेगुलेट किया जा सके। मनी मार्केट मतलब जहां हम फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कर सकते हैं, ठीक है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, ये बैंकर्स का बैंक है और बैंकर के लिए एक सुपरवाइजरी रोल का सुपरवाइजर की तरह काम करता है। कैसे, एज ए बैंकर बैंक इट हैज़ ऑलमोस्ट सेम रिलेशन विथ अदर बैंक इन द कंट्री एज कमर्शियल बैंक हैज़ इट्स कस्टमर्स
3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन द कंटेक्स्ट। क्या? द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, ठीक, एंड ऑफर लोन्स टू। बैंकर का बैंक है, तो कमर्शियल बैंक का जो रिलेशन हमारे साथ है वही रिलेशन आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ है। वो आरबीआई क्या करता है, यानी सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करता है, ठीक है। और सुपरवाइजर का क्या रोल है? सेंट्रल बैंक एंश्योर दैट कमर्शियल बैंक शो कंप्लायंस टू इट्स डायरेक्टिव्स, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू सीआरआर एंड एसएलआर। ये सीआरआर एक शब्द है, एसएलआर एक शब्द है, कैश शब्द रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके ऊपर हम लोग चलेंगे, क्योंकि आरबीआई कहता है कि चली लो कि मान लो अगर मेरा कोई पैसा है 10,000, मैंने तुरंत जाके एसबीआई में जमा कर दिया। कहाँ जमा कर दिया? एसबीआई में। तो क्या एसबीआई पूरा का पूरा पैसा लोन पे दे देगी या पूरा का पूरा पैसा अपने पास रखेगी? अपने पास रख के करेगी क्या? कोई फ़ायदा होगा बैंक को अपने पास पैसा रख के? किसी भी कस्टमर का, किसी भी अकाउंट होल्डर का पैसा रख के उसको फ़ायदा है? बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आरबीआई या सॉरी एसबीआई यानी कमर्शियल बैंक क्या करेगी, इस 10,000 में से कुछ पैसा एज ए रिजर्व रख देगी और बाकी पैसा वो लोन के लिए दे देगी। तो रिजर्व का रेट क्या है ना, वो आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई बोलता है कि ये सीआरआर एसएलआर आरबीआई बताता है, ठीक, कि कुछ रिजर्व मेरे पास रखो, कुछ रिजर्व तुम अपने पास रखो। कितना कितना रखो ये आरबीआई बताएगा। तो आरबीआई ये चेक करता रहेगा कि भैया जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, जो मैंने रूल्स रेगुलेशन बताया, उसके हिसाब से तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। डूबते को तिनके का सहारा, यानी कमर्शियल बैंक के पास अब कुछ नहीं बचा, लोन चाहिए, पैसा चाहिए, किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। आरबीआई से ही पैसा लेकर आएगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितने फॉरेन एक्सचेंज है उसका कस्टडी, उसको अपने पास कौन रखता है? सेंट्रल बैंक, ठीक। आज मान लो सपोज डेट 84 रुपीज़ देना पड़ रहा है $1 के लिए, $1 के लिए, ठीक। तो इट ऑल्सो बाई सेल्स फॉरेन करेंसी स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ये फॉरेन करेंसी को खरीदता है, फॉरेन करेंसी को बेचता भी आरबीआई, ताकि जो रेट है ना वो स्टेबलाइज रहे। रेट क्या रहे? स्टेबलाइज रहे। अगर इन स्टेबलाइज नहीं रहेगा, ये मान लो 84 सीधे चला गया 100 रुपया, $1, मतलब हमको 100 रुपये देना पड़ रहा है अमेरिकन के $1 के लिए, दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसको कंट्रोल करती है, स्टेबलाइज करती है, बेच के फॉरेन सिक्योरिटीज़ को खरीद के। बात समझना। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी समझ में आ गया। सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस, वही चेक वाला। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, ठीक, आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में नहीं बोलेंगे अरे मेरा पैसा दो, तुम्हारा चेक क्लियर किया, पैसा दो ना। आरबीआई बोले रुक 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 रुक, उसका अकाउंट मेरे पास है, उसका पैसा काट के मैं तुम्हारे पास दे दे रहा हूँ, चुपचाप रहो। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत लंबा टॉपिक जाने वाला है। तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की बात हो रही है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है कि घटाना है, क्योंकि कभी कभी इन्फ्लेशन होता है तो घटाना है बढ़ाना है, कभी कभी डिफ्लेशन होता है घटाना बढ़ाना। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चा, चिंता ना करो, आ गया चर्चा करने का टाइम। देखो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई दो तरीके से, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। फिलहाल हम चलते क्वांटिटेटिव में। दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फिलहाल हम क्वांटिटेटिव में चलते हैं। और क्वांटिटेटिव में समझने के लिए पहले हम लोग पूरा एक डायग्राम समझते हैं। सपोज डेट मान लो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। कौन है? आरबीआई, ठीक। कमर्शियल बैंक कौन है? सपोज डेट मान लेते हम एसबीआई, बहुत सारे हैं, एसबीआई को मान लेते हैं। हम लोग कौन है? हम लोग पब्लिक। क्लियर? पब्लिक ही अपना पैसा रखती है ना कमर्शियल बैंक में, और जो पैसा डिपॉजिट करती है उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, यानी एसबीआई इंटरेस्ट अलाउ करती है। पब्लिक ही जो है ना जो लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, और लोन लेती है और लोन पे इंटरेस्ट पब्लिक चुकाती है, करती कि नहीं करती है। अब लोन चाहिए पब्लिक को, पब्लिक किसके पास जाएगी? एसबीआई के पास, यानी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मैंने एसबीआई नाम ले लिया, तो कमर्शियल बैंक में बहुत सारे बैंक आते हैं, ठीक है। तो ये लोन चाहिए इसको, लोन पे कमर्शियल बैंक क्या करता है? पब्लिक को क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट लेता है, ठीक। अगर एसबीआई को लोन चाहिए तो ये किसके पास जाएगा? भैया ये तो अपने बाप के पास जाएगा। कौन? आरबीआई। इससे लोन मांगेगा, बाप बाप लोन दो,
बाप बोलेगा चलो भैया लोन लो, हम भी तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक, ये जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना, ये जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इसी को हम लोग पहला आइटम मान लेंगे क्वांटिटी का, जिसको हम बोलते हैं बैंक रेट। और इसी को हम लोग रेपो रेट भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग रेपो रेट भी बोल सकते हैं। देखो, बैंक रेट और रेपो रेट, इन दोनों को सेम चीज़ है, बैंक रेट और रेपो रेट। अब दोनों को सेम चीज़ ऐसा कैसे? तो देखो, SBI कभी कभी बोल सकता है ना कि मुझे लोन चाहिए बस 1 साल के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर मैं आपका रिपेमेंट कर दूंगा, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, तब आपको लगेगा रेपो रेट। और SBI यानी कमर्शियल बैंक है ना, मुझे लोन चाहिए 1 साल से ज़्यादा के लिए, फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर, तो तब लगेगा आपका बैंक रेट। बात समझ में आ गया? तो ये 2 पॉइंट। अब तीसरा आ गया आपका रिवर्स रेपो रेट। ठीक, चौथा पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पांचवा है CRR, छठा है SLR। देख लो, देखो मैं डेफिनेशन में बताने जाना, डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगा, ये लिख दिया गया है, आपको चाहिए होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी नोट्स में आपके होंगे ही होंगे। ठीक, लेकिन मैं आपको ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा में एकदम, क्योंकि ये डेफिनेशन वाले भाषा में रट के पढ़ के कोई मतलब नहीं है जब तक आपको चीज़ें खुद से समझ में ना आ जाए। ये रेपो रेट है ना, जब बैंक इंटरेस्ट, RBI इंटरेस्ट चार्ज कर रही है SBI से, तो इसको हम रेपो रेट बोलते हैं। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। कैसे? अब इसको समझिए कैसे। अब मान लो RBI है, SBI, ठीक, पहले 3 पॉइंट समझा देता हूँ, उसके बाद मनी सप्लाई में इसका क्या इफेक्ट होगा वो भी समझाता हूँ। अब RBI कह रहा है ना कि भैया जो तुम पैसा मेरे पास जमा करने जा रहे हो, जो डिपॉजिट करने जा रहे हो, क्योंकि SBI अपना पैसा कुछ डिपॉजिट करती है RBI में, RBI इस पर क्या देगी? SBI को इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट अलाउ करेगी, इंटरेस्ट अलाउ करेगी। तो ये जो इंटरेस्ट अलाउ हो रहा है इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का जस्ट उल्टा। रेपो रेट में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, काट रही थी, और इसमें रिवर्स रेपो रेट में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट दे रही है। किसको? कमर्शियल बैंक को। ये 3 पॉइंट समझ लिए हम लोग कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब हम समझते हैं कि मनी सप्लाई में क्या रोल प्ले करना पड़ता है RBI को, कब बढ़ाना पड़ता है, कब घटाना पड़ता है। पहला पॉइंट, इनकेस अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है मतलब स्टॉक ऑफ मनी इज मोर, बहुत ज़्यादा है सबके पास, यानी पैसा ज़्यादा है। मनी सप्लाई ज़्यादा मतलब लोग के पास पैसा ज़्यादा है, लोग के पास पैसा ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा तो क्या है? इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ये तीर का तार जुड़ रहा है, मनी सप्लाई, स्टॉक ऑफ मनी सबके पास ज़्यादा है, जब पैसा ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, यानी सबके पास अच्छा पैसा है। बैंक बोलेगी RBI, बैंक मतलब RBI, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा है, RBI बोलेगी यार पैसा सबके पास बहुत है, कंट्रोल करो, बहुत पैसा है, कम करो पैसा इनका, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं सब, ससुरे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जल्दी से पब्लिक का पैसा कम करो। तो बैंक रेट के केस में क्या करेगी? बैंक रेट के केस में बैंक रेट RBI बढ़ा देगी, रेपो रेट बढ़ा देगी। अब इससे फायदा क्या हुआ सर जी? अगर मान लो बैंक रेट बढ़ा दिया गया, क्या बढ़ा दिया गया? बैंक रेट बढ़ा दिया गया। पहले RBI चार्ज करी थी 10%, कितना परसेंट? 10%। अब अचानक से बोली RBI ना, जो मैं लोन दे रहा हूँ उसमें मैं 20% चार्ज करूँगा। कितना पर चार्ज करूँगा? 20%। SBI अरे बाप रे बाप, 20%, थोड़ा सा कम लोन लेगा, क्योंकि उसको पता है 20% हुआ मतलब बहुत ज़्यादा, लोन कम लेंगे, मुझे 1 लाख का लेना था मैं 50,000 का लूँगा। तो क्या जब SBI लोन देगी तो SBI पहले मान लो 10 था तो SBI 15% में लोन दे रही थी पब्लिक को,
अब जब ये खुद 20% लोन देगा इंटरेस्ट पे, तो ये बोलेगा ना अब हमको 30% इंटरेस्ट चाहिए। तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक बोली अरे बाप रे बाप, 30% इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ना ना लोन नहीं लेंगे भैया, ना ऐसे ले लेंगे, 30% हम नहीं देंगे। तो पैसा क्या होगा? पैसा सप्लाई होना बंद हो जाएगा। पहले इस स्टेप पे थोड़ा थोड़ा सप्लाई कम हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा सप्लाई कम हुआ, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चा? कम हो जाएगा। तो बैंक रेट को हमको बढ़ाना पड़ेगा ताकि मनी सप्लाई को हम क्या कर सके? कम कर सके। बात समझ में आया? वही रेपो रेट के भी साथ चीज़ वही है, रेपो रेट भी बढ़ा दो, रेपो रेट भी बढ़ा दो तो क्या होगा? मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर? अब एक चीज़ समझो, अब दूसरा वर्जन लेते हैं। दूसरा वर्जन ये है कि मनी सप्लाई कम है। मनी सप्लाई कम है मतलब पैसा कम है सब लोगों के पास, पैसा कम है मतलब डिमांड कम है। ठीक, डिमांडे नहीं है, तो जब चीज़ डिमांडे नहीं तो प्राइस भी नहीं है, यानी पैसा कम होता जा रहा है, यानी डिफ्लेशन आ गया। क्या आ गया? डिफ्लेशन आ गया। अब डिफ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बोलेगी ऐसा है कि बैंक रेट को हम कम कर देते हैं। बैंक रेट को क्या करते हैं? हम कम कर देते हैं। पहले 10% मांग रहे थे हम, अब हम 5% लेंगे। एसबीआई कह 10 का 5 हो गया, जल्दी से लोन लो। ठीक, फिर एसबीआई जब इसको देगी तो पहले 15% में लोन दे रही थी पब्लिक को, अब बोले ना भैया हमको 8% चाहिए। पब्लिक बोली अरे भैया 15 से 8 हो गया, जल्दी लो लोन। मतलब अब पैसा बहना शुरू हो जाएगा, पैसा सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा। यानी इस केस में जब मनी सप्लाई, क्या बच्चा? मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई कम है, पैसा कम है, डिमांड कम है, जब डिफ्लेशन हो गया तो बैंक रेट को और रेपो रेट को, यानी बैंक रेट को हमको क्या करना पड़ेगा? बैंक रेट को हमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, रुक जा भैया, अरे तुमको नहीं, तुमको हाँ सही जगह पे सही चीज़ आना चाहिए। बैंक रेट क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा, और रेपो रेट भी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यहाँ पे बढ़ाना पड़ा था, यहाँ बढ़ाना पड़ा था, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। अब चलो रिवर्स रेपो रेट में स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चा। वो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट का हो गया क्लियर। अब ये स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट में। किसमें? रिवर्स रेपो रेट में। ठीक है, सुनो अब रिवर्स रेपो रेट क्या था? आप बताइए कि रिवर्स रेपो रेट क्या था। अब यहां पब्लिक आ गई। ठीक, एसबीआई कमर्शियल बैंक जब पैसा जमा करता है आरबीआई में, तो आरबीआई उस डिपॉजिट में कुछ इंटरेस्ट देती है कमर्शियल बैंक को। उसको हम, जो इंटरेस्ट अलाउ होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये जो रिवर्स रेपो रेट है, अगर इन केस ऑफ मनी सप्लाई इज मोर, मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा मतलब पैसा ज़्यादा है, सिंपल भाषा में। अब मनी ज़्यादा मतलब डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है। क्या किया जाएगा? जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो बैंक बोलेगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वहाँ से मनी को कम करना है, तो बैंक बोलेगी ऐसा है कि पहले हम तुमको 5% इंटरेस्ट देते थे, जो तुम पैसा जमा किया उसमें मैं 5% इंटरेस्ट देता था, अब मैं तुमको इंटरेस्ट 10% दूंगा। कितना परसेंट दूंगा? 10%। एसबीआई कहेगा यार ये तो बढ़िया है, अब सारा पैसा उठाओ और कहाँ रखो? आरबीआई के पास। पैसा यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या यहाँ से यहाँ जाएगा? अब पैसा तो सब इसने कहाँ जमा कर दिया? यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक और एसबीआई का करेक्शन क्या हो गया? कट हो गया, कुछ यहाँ पैसा जाना कम हो गया, क्योंकि ये पैसा को बढ़ाने के लिए आरबीआई के पास भेज दिया। बात समझ में आया? तो यानी मनी सप्लाई ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो रिवर्स रेपो रेट को भी क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा, ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए। क्लियर? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। क्या कंट्रोल हो जाए? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। क्लियर? अगर इन केस मनी सप्लाई कम है, क्या कम है? मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई कम है, इसको अलग रंग से कर देता हूँ। मनी सप्लाई कम है तो लोगों के पास पैसा कम है, पैसा कम है, डिमांड कम है, यानी डिफ्लेशन हो गया। क्या हो गया? डिफ्लेशन हो गया। तब इस केस में आरबीआई कहेगा ऐसा है, पहले तुमको हम कितना परसेंट देते थे? 5%, अब तुमको हम बस 2% देंगे।
SBI का यार 2% मिल रहा है, कौन पैसा वहाँ जमा करेगा। ऐसा है, पैसा उठाओ लोन पे दे दो, किसको, पब्लिक को, क्योंकि लोन पे देंगे तो ज़्यादा पैसा एज ए इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट लोन ज़्यादा आ जाएगा मेरे पास, मैं वहाँ से कमाऊँगा, यहाँ से नहीं कमा रहा हूँ तो वहाँ से कमाऊँगा। तो मतलब मनी सप्लाई होने लगा पब्लिक के पास। जब मनी सप्लाई होने लगा यानी रिवर्स रेपो रेट को क्या करना पड़ा हमको, रिवर्स रेपो रेट को हमको कम करना पड़ा। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा, क्लियर हो गया पूरे चार्ट से। होश हो रहा है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा बस, और जिसको नहीं समझ में आया प्लीज़ एक बार पॉज कर लीजिएगा, फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 3 पॉइंट और बचा है। 3 पॉइंट कौन से कौन से कौन से कौन से? पहला है, चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसको समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को। सोचो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा। बेचेगा कौन? RBI। गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को RBI खरीदता भी है, RBI सेल भी करता है, ठीक। तो RBI, SBI, पब्लिक, ठीक है। अब देखो, अब RBI को दिख रहा है कि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन समझ में आ गया ना, क्यों है? क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के पास अथाह पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक। RBI बोला ऐसन बा, ठीक बा। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो करता क्या? सिक्योरिटीज बेचना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब जब सिक्योरिटी बेचना शुरू कर देता है, जब वो सिक्योरिटी बेचता है, ठीक, तो बदले में क्या आता है? बदले में आता है पैसा। क्या आता है? पैसा। तो पैसे का फ्लो कहाँ से कहाँ आ गया? कमर्शियल बैंक के पास। यानी अब जब पैसा इधर आ रहा है तो इधर मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम, लोगों के पास कम पैसा हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो क्या करना पड़ता है हमको? सेल करना पड़ता है सिक्योरिटीज़ का। क्या करना पड़ता है? सिक्योरिटीज़ का सेल करना पड़ता है। कोई दिक्कत? इन केस ऑफ डिफ्लेशन, मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, RBI क्या करता है? RBI तुरंत अपने जितनी सिक्योरिटीज थी, RBI की सिक्योरिटीज नहीं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, तुरंत वापस बोलता है ऐसा है, जितना सिक्योरिटीज आपके पास है मेरे पास लाओ, मैं खरीदूंगा, मैं सारा सिक्योरिटीज को क्या करूंगा? खरीदूंगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। RBI सारा सिक्योरिटीज फिर क्या करता है? खरीद लेता है। खरीदता है तो इसके पास से क्या होता है? पैसा जाता है, यानी मनी सप्लाई बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है। बात समझ में आया? डिफ्लेशन के केस में क्या करता है RBI? परचेज करता है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। इन्फ्लेशन है, पैसा ज़्यादा है, सिक्योरिटीज बेचो, पैसा यहाँ आ जाएगा। क्लियर? डिफ्लेशन है, पैसा नहीं है, जितना सिक्योरिटीज तुम्हारे पास था तुम हमको बेचो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, बात खत्म। क्लियर? अब आ जाओ लास्ट 2 पॉइंट में, जिसको अगला 2 पॉइंट, अब देखते हैं अगला 2 पॉइंट, ठीक है। ठीक है, क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, SLR, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है ये CRR और SLR? ध्यान से समझिएगा। CRR क्या? RBI बोलता है कमर्शियल बैंक को, किसको? कमर्शियल बैंक को। क्या ऐसा है, जितना भी पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, कोई पब्लिक डिपॉजिट किया 10,000 में से ना एक काम करो, कुछ रिजर्व बनाओ, रिजर्व में से कुछ पैसा मान लो 5% अपने पास रखो और 5% मेरे पास जमा करो। RBI कहता है कि 5% अपने पास रखो और 5% मेरे पास जमा करो। तो जो वो अपने पास रखता है उसको हम बोलते हैं SLR, और जो रिजर्व बैंक के पास जमा करता है उसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। ठीक है, तो 10,000 का SBI ने, ठीक, अपने पास यानी SBI के पास 1,000 रुपया रख दिया रिजर्व में, इसको हम बोलेंगे SLR, और 10,000 का 1,000 RBI के पास रख दिया, किसके पास? RBI के पास, इसको बोलेंगे हम कैश रिजर्व रेशियो, CRR। कोई दिक्कत? बचा कितना मेरे पास? SBI के पास कितना बचा? 8,000। 10,000 आया था, 1,000 अपने पास रखा,
1,000 आरबीआई के पास, बचा कितना 8,000। अब कमर्शियल बैंक 8,000 ना मार्केट में इशू कर सकती है एज ए लोन। वो लोन पे कितना दे सकती है 8,000 रुपये। बात समझ में आ गया। अब सीआरआर और एसएलआर के साथ ऐसा क्या किया जाए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। इन्फ्लेशन का मतलब कि पैसा बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, मनी सप्लाई इज मोर ज़्यादा है। तो अब बैंक बोल रही है, आरबीआई बोल रही है कि सीआरआर का जो रेट है इसको बढ़ा दो। अब तुम 1,000 नहीं, अब तुम 1,000 नहीं, अब तुम 2,000 रुपये जमा करोगे मेरे पास, और अपने पास भी तुम 2,000 रुपये जमा करोगे। तो 10,000 में से 2,000 यहाँ जमा हुआ, 2,000 वहाँ जमा, यानी टोटल कितना जमा हो गया 4,000। बचा कितना 6,000। तो भैया पैसा कम हुआ ना। अब सप्लाई कितना होगा, पहले 8,000 सप्लाई कर रहे थे हम मार्केट में, इकोनॉमी में, अब कितना सप्लाई करेंगे हम 6,000 रुपया। तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई कम होगा। और अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन हो तो ये बोलेगा ऐसा है सीआरआर बस मेरे पास 500 रखो, कितना रखो 500, सीआर मेरे पास बस 500 रखो, और अपने पास भी एसएलआर कितना रखो 500, यानी टोटल 1,000 में 10,000 में रिजर्व कितना चला गया 1,000, यानी बैंक के पास बचा कितना 9,000। 9,000 बचा, यानी मनी सप्लाई अब ज़्यादा होगा कि नहीं होगा इकोनॉमी में। तो ये था आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्या था बच्चा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया तक, क्या था बच्चा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वालिटेटिव। क्या पढ़ेंगे बच्चा अब हम लोग, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में 3 ही है बस, 3 पॉइंट है बस, ठीक है। तो फिलहाल फटाफट देख लो थ्योरी में। बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, जो आरबीआई लेंड करता है पैसा कमर्शियल बैंक को विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल मतलब कोई सिक्योरिटीज नहीं लेता। ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ठीक, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये था। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव इंस्टेड ऑफ, वही मनी सप्लाई को भी हम क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है इसको ध्यान से समझो। बैंक बोल रही है, बैंक कह रही है आपको लोन चाहिए, मैं कह रहा हूँ हाँ मुझे लोन चाहिए। कितना का लोन चाहिए, मैं कह रहा हूँ मुझे 1 लाख का लोन चाहिए। बोला ठीक है, आपको 1 लाख का लोन चाहिए, तो एक काम कीजिए, आप ऐसा सिक्योरिटीज जमा कीजिए या ऐसा कोलेटरल जमा कीजिए, कोलेटरल जमा कीजिए जो जिसका अमाउंट 1,20,000 का हो। उस सिक्योरिटीज की कीमत 1,20,000, कितनी, उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए 1,20,000, तब जाके मैं आपको 1 लाख का लोन ग्रांट करूंगा। क्यों, सिक्योरिटीज के अमाउंट ज़्यादा उसने लिया, क्योंकि मान लो कल को मैं डिफ़ॉल्ट कर जाता हूँ, मैं नहीं, मैं खुद को नहीं, कोई और पर्सन जो लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अब लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो भैया इंटरेस्टवा का पैसा कौन देगा, फिर उसके घर पे रिकवरी के लिए किसी एजेंट को भेजा जाएगा, उसका पैसा कौन देगा। तो ये सब जोड़ जाड़ के पहले से ही बैंक रख लेती है कि 1,20,000 मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। बात समझ में आया। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या है कि अगर इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई लोगों के पास ज़्यादा है, तो बैंक बोलेंगे भैया ऐसा है कि अगर आपको अब 1 लाख का लोन चाहिए तो मुझे सिक्योरिटीज 1.5 लाख का देना पड़ेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया। अब लोग बोले यार 1.5 लाख का सिक्योरिटीज देना पड़ेगा, 1 लाख के लेना, नहीं लेंगे लोन। लोन नहीं लेगा तो पैसा सप्लाई नहीं होगा, ठीक। अगर डिफ्लेशन है तो बैंक कहेगा ऐसा है 1 लाख का लोन चाहिए, 1,05,000 का सिक्योरिटी जमा कर दो। अरे यार चलो 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 फटाफट जाओ जाओ जाओ, लो 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 लो, भागो भागो भागो। बात समझ में, क्लियर। अब है बात है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक। क्या है बच्चा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि देखो आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलती है कि ऐसा है कि इन सेक्टर को इतना ही पैसा दो, इन सेक्टर को इतना ही पैसा दो, मतलब डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कोटा वो सेट कर देती है कि इसको इतना दो, इसको इतना दो। तो वो कोटा को क्रॉस नहीं कर सकता, उस लिमिट को क्रॉस करके उसको लोन नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया, बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया, कुछ सेक्टर अभी बिहाइंड हो, पीछे है, उनके पास पैसा नहीं हो, तो जिसके पास बहुत पैसा है उसको थोड़ा सा कम दो, उसका कोटा कम कर दिया जाता है, जिसके पास नहीं है उसको कोटा ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि उसको ज़्यादा लोन मिल सके। तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रिफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। समझ में आया। आरबीआई फिक्स करता है क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। द कमर्शियल बैंक कैनॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स वाइल ग्रांटिंग लोन, ठीक। जितना लिमिट बोला गया उतना ही तक का लोन कमर्शियल बैंक दे सकती है, कमर्शियल बैंक दे सकती है। तो लास्ट पॉइंट जो है देख लो, मॉरल सुएशन,
क्या बच्चा? मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या है कि देखो, या तो आरबीआई पहला चीज़ वो प्यार से समझाता है कमर्शियल बैंक को, प्यार से बुझाता है, मनाता है, प्यार से बोलता है, सब कुछ प्यार से करता है, समझाता है, बुझाता है, प्यार से उसको बोलता है देखो भैया ये रूल है, ये नियम है, ये नियम है, ये कानून है, इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, इतना इतना कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, इतना ही लोन आप दे सकते हैं। बात समझ में आया? ये प्यार से समझाता बुझाता है। नहीं मानता है तो उसके ऊपर प्रेशर डालता है, कैसे नहीं कर दूँ, मैंने बोला ना करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। फिर भी नहीं मानता है तो आरबीआई कुछ एक्शन ले सकती है कमर्शियल बैंक के ऊपर, इसी को बोलते हैं मोरल सुएशन। इट इज़ लाइक रेंडरिंग ऑफ एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई फॉलो। मोरल सुएशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परसुएशन एंड प्रेशर। परसुएशन मतलब वही समझाना बुझाना बताना, और प्रेशर मतलब अरे वो तो समझ ही रहे, अगर प्रेशर से भी नहीं माना तो आरबीआई कैन टेक ए डायरेक्ट एक्शन ऑन द कमर्शियल बैंक। तो बच्चों कैसा लगा कमर्शियल बैंक नहीं सॉरी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक पढ़ के समझ में आया नहीं आया? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उनको बताइए कोई नया नया आया है मार्केट में, पढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है, पढ़ा ही रहा है, ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ सकता है, ये बताइएगा। चलिए बच्चे कमेंट करके बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कमर्शियल बैंक के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो धन्यवाद बच्चों।